बगैर फीस के वो एक अच्छी कोचिंग ले सके, इसके लिए हमने यूपीएससी की कोचिंग शुरू की। मजहब से और जात से ऊपर उठ के हम जो है कोशिश करते हैं। हम माइनॉरिटीज़, ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन्स और वीकर सेक्शन जो किसी भी बिरादरी जाति का, हमने सबको ले गए। टेस्ट होगा, टेस्ट में जो मेरिट पे आएंगे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका सिलेक्शन हमारे यहाँ होगा। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जलाऊँ जहाँ अंधेरा है। आज जो है बिरयानी और नहारी से लोगों का दिमाग हट के एजुकेशन की तरफ बढ़ा है। लेकिन मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाने जाते हैं। शाहीन बाग जो है वो आला तालीम की, आला ओहदों की कोचिंग के लिए जाना जाए। सर सैयद की तहरीक से मुतासिर हूँ और ये तय कर लिया है कि पूरी ज़िंदगी सर सैयद की एजुकेशन वाले अमल के तर्ज अमल पे जो है काम करूँगा। जब सर सैयद अहमद ख़ान इस नेक काम के लिए खड़े हुए थे तो कई तरफ से परेशानी आई थी। उनमें इकराम की परेशानी कि दहरिया बना देगा, दूसरे जहाँ जहाँ गए कहीं जूते पड़े, कहीं हाथ पे थूक दिया, कहीं नचवाया, सारी चीज़ें करी, लेकिन वो आदमी नहीं घबराया। तो हम भी उसी के शायद आई हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमें एक मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं होना है। अपने मकसद के लिए काम हमें करना है कि मसला मुसलमानों की खिदमत का नहीं है, मसला इंसानियत की खिदमत का है। 27 मार्च 1898 के बाद पूरी ये कौम एक सर सैयद पैदा ना कर सकी। और रिटायरमेंट के बाद मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं रिटायरमेंट मुझे 5 साल पहले लेना था, ताकि मैं बेहतर ढंग से जो है मुल्क और मिल्लत और समाज की सेवा कर सकूं। इस उम्र में भी जो है कम से कम 18 घंटे काम करता हूँ। जो हम दूसरों के साथ कर देंगे वो एक ऐसा होगा जो हमारे साथ जाएगा। जो है बच्चे 50 बच्चों का लोग बैच लेने का हमारा इरादा है, जो मदरसा बैकग्राउंड से होंगे। जिस शाहीन बाग को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया, उस शाहीन बाग में एक साहब ऐसा काम कर रहे हैं खामोशी के साथ, जिसे सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हाजी नसीमुद्दीन साहब। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ वो यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग कराते हैं, मेडिकल के लिए कोचिंग कराते हैं, और आइंदा भी आगे उनका बहुत कुछ करने का इरादा है। मुझे सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं नसीमुद्दीन, सर सैयद एजुकेशनल रेवोल्यूशन मिशन का चेयरमैन, और 31 जुलाई 2011 को मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था गवर्नमेंट सर्विस से। गवर्नमेंट में मैं एक ऑफिसर था यूपी गवर्नमेंट में, और जब से जो है मैं इसी एजुकेशन की लाइन में लगा हुआ हूँ। मैंने जो लोगों की खस्ता हाली देखी, लोगों की जो तनज़्ज़ुल देखी एजुकेशन की वजह से, वहाँ से ये एक जज्बा पैदा हुआ। ये सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहरीक थी, अलीगढ़ तहरीक, जो सर सैयद तहरीक भी कहलाती है, जो 27 मार्च 1898 में आपके इंतकाल के बाद जो रुक गई थी, उसके बाद आगे नहीं चली। अगर सर सैयद तहरीक इंडिया में चलती होती तो आज हमारा रेशो हायर एजुकेशन में कम से कम जो है 70-80% होता। आपने इस इंस्टीट्यूट में मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और यूपीएससी के लिए भी बच्चों को कोचिंग देने का फ़ैसला किया है, बहुत ही कम पैसे में। तो क्या है आपका ये पूरा प्लानिंग, कैसे काम करेंगे, ज़रा मुझे बताइए। देखिए, एजुकेशन का काम जो कई स्टेप पे होना है। पहला स्टेप हमारा था बेसिक एजुकेशन, यानी स्कूलिंग पे। हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है 313 स्कूल बनाने का मिशन का जो है वो टारगेट है, और वो क्वालिटी सर सैयद क्वालिटी स्कूल बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। कई जगह से जो है ज़मीनों की बातचीत चल रही है। इसके बाद जो बच्चे इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और टैलेंटेड भी हैं, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं कर सकते, बेचारे दिल्ली में आके कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी जो फिक्र थी
हमने उनके लिए तय किया कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेज के बगैर फीस के वो एक अच्छी कोचिंग ले सके। इसके लिए हमने यूपीएससी की कोचिंग शुरू की और आज इस साल से हमने जो है ये तय किया है, बहुत ही गार्जियंस की अपील पर, बहुत से लोगों की अपील पर और हमारी जो कमेटी है उसने ये तय किया है कि भाई नीट का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। ये समझिए कि 0.5% मुस्लिम जो है वो नीट और जेईई में आ पाते हैं, जबकि कम से कम जो है 15-20% आना चाहिए, वो 0.5% आ रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ मुसलमानों को कोचिंग देंगे या सबको देंगे? ये हमारे यहाँ जो है कोई बंदिश किसी के लिए नहीं है। ये मज़हब और मिल्लत से, मज़हब से और जात से ऊपर उठ के हम जो है कोशिश करते हैं। हम माइनॉरिटीज़, ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन्स और वीकर सेक्शन जो किसी भी बिरादरी जाति का, उन्हें सबको ले रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी बिरादरी कोई वो नहीं है। टेस्ट होगा, टेस्ट में जो मेरिट पे आएंगे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका सिलेक्शन हमारे यहाँ होगा। और आपने शायद लड़कियों के लिए ख़ास प्लान बनाया हुआ, वो क्या है? ठीक है, लड़के हमारे यहाँ इसमें ये है 25 से 30% हम लड़कियों का जो है इसमें सिलेक्शन करते हैं। वो लड़की किसी भी, उसमें हमारा ये नहीं है कि मुसलमान होंगी, एससी होंगी, एसटी होंगी, ओबीसी होंगी या सवर्ण कास्ट की होंगी, वो किसी भी उसकी हो, जो मेरिट से आएंगी हम उन्हें लेते हैं। आज भी हमारे पास जो है बहुत लड़की है। तो एक बैच में या फिर एक सेशन में कितने बच्चे रखते हैं आप यूपीएससी में? जब हमने शुरू किया था उस साल 100 का टारगेट था, पिछले साल 300 का था। इस साल जो है 360 बच्चों का हम सिलेक्शन कर रहे हैं। और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए? मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हम 300 जेईई के लिए और 300 नीट के लिए और 300 जेईई के लिए हम कर रहे हैं। 600 बच्चों का नीट और जेईई के लिए और 360 हम यूपीएससी के लिए। इस तरीके से 960 बच्चों का सिलेक्शन जो है हम यहाँ कोचिंग के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो यूपीएससी को लेकर सीरियस ही नहीं होते। ख़ास तौर पे जो मदरसे के बच्चे हैं उनमें खूबी होती है। आमतौर पर कहा भी जाता है कि जो बच्चे कुरान शरीफ ज़बानी याद कर लेते हैं वो अगर मेहनत करें तो यूपीएससी में आसानी से आ जाएंगे। इस तरह के बच्चों पे कुछ ख़ास फोकस रहेगा आपका? देखिए, इस तरह के हम जो है बच्चे 50 बच्चों का अलग बैच लेने का हमारा इरादा है, जो मदरसा बैकग्राउंड से होंगे। हमारी बहुत बड़ा आदमी हमारे सामने ये है कि स्कूलिंग कमज़ोर है मुसलमानों की, और किसी भी कंपटीशन का दारोमदार 80% जो है वो स्कूलिंग पर है। तो हमें स्कूल खड़े करने पड़ेंगे, जब जाके हम यूपीएससी में जो है जो हमारी शमूलियत होनी चाहिए वो कर पाएंगे। और इसके लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, मज़हब और मिल्लत से हट के भी लोगों को आना पड़ेगा। उस इलाके के सब लोगों को अपने अपने इलाके में कम से कम एक स्कूल तो बना लें। भाई डॉन बॉस्को, सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस और दिल्ली पब्लिक स्कूल, दून स्कूल, इन स्कूलों के जो चार्जेस हैं वो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अगर मिलके हम चाहें तो इस तरह के इदारे हम बना सकते हैं, चला भी सकते हैं। आप ख़ुद जिस इलाके में हैं अभी शाहीन बाग में, यहाँ अबुल फजल, जाकिर नगर, बटला हाउस, यहाँ ऐसे ऐसे बिल्डर हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी इस इलाके में कोई बेहतर स्कूल नहीं है। क्या वजह है इसके? ये नियत से ताल्लुक़ है, अपनी नियत से और कोशिश से है, जज्बे से है। अगर ये जज्बा होगा कि हमें कुछ लोगों के साथ कुछ करना है, देखिए सब यहीं दबा रह जाएगा। जो हम दूसरों के साथ कर देंगे वो एक ऐसा होगा जो हमारे साथ जाएगा। इसलिए लोग नहीं करते, ये उनकी वो है, मर्जी है। मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ क्या रखा है, लेकिन एक अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया, एक जज्बा दिया, एक ये है कि भाई इंसानियत की खिदमत की जाए। तो इसी के उस पर जो रिटायरमेंट के बाद भी अब मैं ये समझिए कि इस उम्र में जो आपके सामने बैठा हूँ, इस उम्र में भी जो है कम से कम 18 घंटे काम करता हूँ। तो रिटायरमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया कि मैं बच्चों को एजुकेशन में काम कर सकूँ? मेरा पहले से इरादा था, और रिटायरमेंट के बाद मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं रिटायरमेंट मुझे 5 साल पहले लेना था, ताकि मैं बेहतर ढंग से जो है मुल्क और मिल्लत और समाज की सेवा कर सकूं।
आपकी जो प्लानिंग है स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कोचिंग का, इसमें बहुत सारे खर्च हैं, ये कैसे मुमकिन होगा, इनकी तैयारी कैसे होगी? ये सब हो रही है। आप जैसे लोग हैं और लोग हैं, कुछ लोग हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हम अपना जो घर का जो ज़मीन है हमारी वो पैसे ही लगाते हैं। अपनी मेरी मिसेज जो है लेक्चरर थी, मेरी पेंशन है, उनकी पेंशन है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा हम इसमें लगा देते हैं। और इसे देख के कुछ और लोग भी हमें सहायता करते हैं। आपको नहीं लगता कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी मुसलमानों में तालीमी बेदारी नहीं आई है? 27 मार्च 1898 के बाद पूरी ये कौम एक सर सैयद पैदा ना कर सकी। अगर सर सैयद जैसे 2-3 आदमी पैदा हो गए होते तो ये कौम बेदार होती, बहुत आगे पहुंच सकती थी। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे हैं कि जो लोगों को पीछे खींचा गया है। मिसाल के तौर पे हम तालीम की जो डेफिनेशन है वो ही सही नहीं दे पाए हैं। कुरान में आई है जो डेफिनेशन न वो दे पाए हैं, जो हदीस में आई है न वो दे पाए हैं। अल्लाह मन इंसान मालम आलम न उसे समझा पाए लोगों को, और न ही इल्म नाफे के बारे में बता पाए। अल्लाह के नबी ने इल्म की 2 किस्में बताई थी, इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। अगर सही डेफिनेशन हमें इल्म की पता होती कि अल्लाह की पहली वही जो है वो इकरा पढ़ने के लिए आई थी, उसमें कोई जिक्र नहीं किया था कि इल्म दुनिया पढ़ना है, दीन। इल्म होता है, इल्म का इल्म दुनिया और इल्म दीन नहीं होता। तालीम दोनों ज़रूरी है, दीन की भी या दुनियावी भी, आपके हिसाब से? इल्म ज़रूरी है, और इल्म के साथ साथ जो है वो इल्म दीनी भी है और दुनियावी भी है, सभी है, वो सभी ज़रूरी है। हमने 20 साल पहले सैयद हामिद साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि आज मुसलमान जितना भी तालीम याफ्ता है उसमें सर सैयद का सबसे अहम रोल है। क्या मानते हैं आप इस बात को? देखिए, अगर सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की ये तहरीक न चलती तो आज मुसलमानों में जितने ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, कलेक्टर हैं और आपके जो है वकील हैं, ये 10% होते, 90% नहीं होते। ये पूरा जो हो जाता है इसका श्रेय कहना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान को जाता है। अगर ये तहरीक आगे बढ़ा दी जाए, सर सैयद एजुकेशनल रेवोल्यूशन मिशन इसी उसके लिए बना है और उस तहरीक को ये घर घर पहुंचाएगा। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि दिल्ली से बाहर भी अपने कोचिंग सेंटर वगैरह बनाएं कहीं आने वाले दिनों में? दिल्ली के बाहर हमें अभी 2-3 जगह से ऑफ़र मिले हैं। हमें बेंगलोर से ऑफ़र मिला है, हमें लखनऊ से ऑफ़र मिला है, हमें बरेली से ऑफ़र मिला है। हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अगले साल 1-2 सेंटर बाहर भी कायम कर देंगे, क्योंकि जिस तरह का ये हमने सेंटर यहाँ कायम किया है उसकी बहुत सेंटरों की ज़रूरत है। इसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूपीएससी में 11 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और करीब 5.5 लाख जो है बैठते हैं। अगर पॉपुलेशन के एतबार से हम देखें तो मुसलमानों का जो रेशो है वो कम से कम जो है वो 1 लाख होना चाहिए बैठने वालों की तादाद, लेकिन ये तादाद हम 4-5 हज़ार से आगे नहीं बढ़ा पा रहे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लोग मेहनत करते हैं मुसलमानों के लिए, जो बाद में वो यूपीएससी में आते हैं तो खुशी भी होती है, उनका अखबार में नाम भी आता है, लेकिन उनमें से कितने हैं जो कौम के काम आते हैं? वो भी तो वैसे ही करप्ट निकल जाते हैं। देखिए, जो अब हमारी ये इंस्टीट्यूट है इसमें हम कम से कम जो है हफ्ते में 1 घंटा उन्हें इसी तरह की देते हैं कि आपको देश की सेवा कैसे करनी है। अब दूसरा ये है कि मसला मुसलमानों की खिदमत का नहीं है, मसला इंसानियत की खिदमत का है। अब वो यहाँ से निकलते हैं, IAS बन गए, बनने के बाद जो है उनकी फैमिली तो सेटल हो गई, वो और 2-4 फैमिली को सेटल करेंगे, उनकी फैमिली आगे चल गई, तो एक तरह से जो है ये देश की सेवा तो होगी, इस कौम में अच्छे लोग तो आगे निकलेंगे। इसलिए इसे तो हमें इस पर जानना ही चाहिए कि भाई कोई गेम बन के क्या करेगा क्या नहीं, इसे हम ना रोक सकते हैं। हाँ, हम उन्हें जब ट्रेन कर रहे हैं तो हमें ये भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आप उस जिम्मेदारी को इस समाज के लिए उसी ढंग से निभाइए जिस ढंग से आपको इज्जत मिली है।
यूपीएससी वाले बच्चों से जो आपके यहाँ आएंगे, जो सिलेक्शन होगा टेस्ट के बाद, जिनको आप कोचिंग देंगे, उनसे सालाना कितने पैसे लेंगे आप? हम एक मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं 39,000। 39,000। जी जी। उसमें किताबें, लाइब्रेरी, एजुकेशन सब है। हम कोचिंग देते हैं, बेहतरीन फैकल्टी है। इस वक्त हमारे पास जो है चाणक्य और ये बाजीराव की इसीलिए की इससे भी अच्छी फैकल्टीज है। और हॉस्टल देते हैं, लाइब्रेरी देते हैं, अखबार मैगजीन देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं। अगर वो बच्चे हमारे वो निकाल देंगे फ्री तो हम मेंस की भी तैयारी कराएंगे, मेंस निकाल देंगे तो हम इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे उनकी, और उसके में हम उन्हें वजीफ़ा भी देंगे। तो जो मुसलमान बहुत पैसे वाले हैं, उनसे आप इस तरह की मिशन में शामिल होने की, मदद करने की कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हम हर उस आदमी से जो देश की, कौम की और इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं सही मानों में, उन सब से मैं हमारी अपील ये है कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आएँ, आके देखें। अगर वाकई हम खिदमत कर रहे हैं तो वो इसके साथ जुड़े और अपना ताउन दें। आने वाले सालों में आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करवा दी, जेई करवा दिया, मेडिकल के लिए भी कराएंगे आप, आइंदा क्या प्लान है आपका? देखिए, हम ये चाहते हैं जो हमारा हल्का सा मेंटेनेंस चार्ज है ये भी बच्चों पे ना हो, तो इसके लिए हम पूरे माशरे से और इस तरह के लोगों से सबसे अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दें। हम 1000 बच्चों के लिए दिल्ली में एक सर सैयद हाउस बनाना चाहते हैं, जहाँ 1000 बच्चे एक साथ रह सकें। उनके सारे कोचिंग का यूपीएससी से लेके नीट, जेई, एसएससी और स्टेट पीसीएस, इस सब के इंतज़ाम होंगे एक जगह। 1000 बच्चे की पढ़ने की लाइब्रेरी हो और अपना एक ऑडिटोरियम बना हो, पूरा इंतज़ाम एक ही जगह हो जहाँ बच्चे हमारे फ्री में सब रह सकें और कोई बर्डन जो है वो ना पड़े। तो हम इससे ज़्यादा सहूलियत जो है बच्चे को दे सकें। एक प्लानिंग तो हमारा ये है कि सर सैयद अकाउंट बनाना दिल्ली में, जिसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। हम जो है विधायक से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे कि वो ज़मीन हमें फराहम करा दें तो हम इसे बना देंगे। दूसरी हमारी कोशिश ये है, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया है कि आज जो ज़रूरत है वो हमें क्वालिटी स्कूल की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। मुकाबला है जो है हमारा वो डीपीएस से है, मुकाबला हमारा सेंट जॉर्ज, सेंट थॉमस, रेहान, खेतान ऐसे स्कूलों से है, दून स्कूल से है। तो इसी तरह के स्कूल जो है हमें बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमने तय कर दिया है इंशाअल्लाह कि हम जो है 313 स्कूल पहले मरहले में जो है शुरुआत करने के बाद पहले फेज़ में हमारा इरादा ये है कि 300 स्कूल वो बनाएंगे। सर सैयद ने भी जब शुरू किया था मिशन तो उलमाए कराम से कुछ परेशानी हुई थी उनको। आज भी मुसलमानों में एक जहन है, हालांकि ये बहुत ख़राब बात नहीं है लेकिन ठीक है, हर किसी की सोच है अपनी अपनी। मुसलमानों से आप मदरसे के नाम पे तो चंदा मांग सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे मुझे क्वालिटी एजुकेशन देनी है, यूपीएससी की तैयारी करवानी है, तो पैसे लेना मुझे लगता है ज़रा मुश्किल है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सर सैयद अहमद खां इस नेक काम के लिए खड़े हुए थे तो कई तरफ से परेशानी आई थी। उलमाए किराम की परेशानी कि दहरिया बना देगा, दूसरे जहाँ जहाँ गए कहीं जूते पड़े, कहीं हाथ पे थूक दिया, कहीं नचवाया, सारी चीज़ें करी, लेकिन वो आदमी नहीं घबराया। तो हम भी उसी के शायद आई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हमें 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं होना है। अपने मकसद के लिए काम हमें करना है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जलाऊँ जहाँ अंधेरा है। अब एक सवाल मुझे ये बताइए, आप उसी शाहीन बाग में कमाल कर रहे हैं जिस शाहीन बाग को कुछ लोगों ने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, कैसा महसूस होता है आपको? ये चाहते हैं कि शाहीन बाग में हमने जो है एक लाइब्रेरी और बना दी, अबू बकर लाइब्रेरी के नाम से। हमने शाहीन बाग में जो है ये कोचिंग कायम कर दिया। हमने शाहीन बाग में नीट और जेई के भी कोचिंग कायम कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुखर्जी नगर
राजेंद्र नगर यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाने जाते हैं। शाहीन बाग जो है वो आला तालीम की, आला अहदों की कोचिंग के लिए जाना जाए, यूपीएससी कोचिंग के लिए जाना जाए, नीट और जेईई कोचिंग के लिए जाना जाए। और इसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। आज जो है बिरयानी और नहारी से लोगों का दिमाग हट के एजुकेशन की तरफ बढ़ा है। सर सैयद से मुतासिर होकर पूरे हिंदुस्तान में सर सैयद के नाम से बहुत से स्कूल खोले लोगों ने, तो क्या आप भी अलीग हैं और सर सैयद से मुतासिर हैं? देखिए, बदकिस्मती से मैं अलीग नहीं हूँ, लेकिन मैंने सर सैयद का बहुत बड़ा लिटरेचर पढ़ा है। सर सैयद की तहरीक से मुतासिर हूँ और ये तय कर लिया है कि पूरी ज़िंदगी सर सैयद की एजुकेशन वाले अमल के तर्ज अमल पे जो है काम करूँगा और इस मिशन को जो घर घर पहुँचाऊँगा। आज मिशन की हमारे सर सैयद एजुकेशनल रेवोल्यूशन मिशन की ऑल ओवर इंडिया सब स्टेट में, ज़्यादातर स्टेट में हमारी जो है कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर सब कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तक, और ये हम नेटवर्क हम जो है गाँव तक ले जाएंगे ताकि हर आदमी में इसमें पैदा हो और एक एजुकेशन का एक ऐसा नेटवर्क बन जाए कि आदमी अपने बच्चों को जो है पढ़ाना शुरू करे और पढ़ाए नहीं बल्कि इस हद तक उसमें जुनून हो कि अपनों को पढ़ाए, पड़ोस का अगर कोई बच्चे देख रहा है किसी कमजोरी से नहीं पढ़ पा रहा तो उसमें मदद करें। अच्छा, आप जो यूपीएससी की कोचिंग देंगे तो उससे ऑल इंडिया लेवल का पहले टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद कुछ बच्चों को उसमें जो अच्छा करेंगे उस टेस्ट में उनको कोचिंग देंगे? हम जितने बच्चे भी हमारे पास आएंगे हम उनकी टेस्ट लेंगे। टेस्ट हमारा जामिया लेवल का होता है, जैसे जामिया आरसी लेता है उसी ढंग का हमारा पेपर 2 ऐसे होते हैं उसमें और 2 और 60 नंबर की जीएस होती है। उसके बाद जो बच्चे मेरिट में आते हैं हम उनका एक इंटरव्यू भी लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। जो बच्चे वो उसे क्लियर करते हैं तो उन्हें मिला के हम यहाँ हम बच्चों को कोचिंग देते हैं, उनके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए बाकी इंतज़ाम हम करते हैं। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।